नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए 500 क्वेश्चनों की एक बार फिर से क्लास स्टार्ट कर दी है। फिर से पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स पहले वाले पार्ट में बहुत अच्छा मिला, इसलिए मैंने आपके लिए दूसरा पार्ट स्टार्ट किया है। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं, आज पार्ट नंबर 2 का दूसरा वीडियो है। तो बड़े अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से आपको देखना है। क्वेश्चन बड़े ऑथेंटिक हैं, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको देख सकते हैं, चाहे एनटीपीसी के लेवल की एग्जाम की बात करें, या फिर ग्रुप डी की बात करें, या फिर एसएससी की बात करें, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी या फिर एसएससी की तैयारी करते हैं तो भी आप वीडियो से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से, अंत तक आपको बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको मानव शरीर के बारे में करवा रहा हूं, और मानव शरीर के वो टॉपिक जो मैंने पिछले पार्ट में नहीं लिए थे, वही टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछले पार्ट में मैं नहीं करवा पाया था। दूसरी बात, बहुत सारे मेरे दोस्त बोल रहे थे कि आप आनुवंशिकता के बारे में करवाइए, आप मानव मस्तिष्क के बारे में करवाइए, तो बिल्कुल मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। आनुवंशिकता के बारे में और मानव मस्तिष्क के बारे में मैं आपके लिए कम से कम 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टॉप क्वालिटी के दोनों आनुवंशिकता और मानव मस्तिष्क के 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। ठीक है, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपको बहुत कुछ मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा ना, बहुत कुछ के साथ साथ में बहुत अच्छा भी मिलेगा। ये भी मैं आपसे थोड़ा सा क्या है कि अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि पिछले पार्ट में मैं आपको 30 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका था। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये है 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस अमेरिकन वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय, जिसका नाम रखा गया जार्विक 7, तो इस जार्विक 7 का निर्माण किसने किया था? तो ये कृत्रिम हृदय है, इस कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया था रॉबर्ट जार्विक ने। रॉबर्ट जार्विक ने कृत्रिम हृदय का निर्माण किया, जिसको नाम दिया गया जार्विक 7। ये अमेरिका के रहने वाले थे, ध्यान रखना, रॉबर्ट जार्विक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामों के अंदर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि हृदय धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हृदय धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हृदय धड़कन की अगर हम बात करते हैं, हृदय धड़कन की अगर हम बात करते हैं तो हृदय धड़कन को मापा जाता है आपका किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है धड़कन को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, स्फैग्मोमेनोमीटर के द्वारा आपको पता है ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बीपी मापा जाता है, यानी कहने का मतलब रक्तदाब मापा जाता है। अच्छा, स्पायरोमीटर के द्वारा श्वसन दर को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? श्वसन दर को मापा जाता है स्पायरोमीटर के द्वारा, श्वसन दर को। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, स्फिग्मोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? स्फिग्मोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, ये आप बताओगे, क्योंकि बहुत सारे महान वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि जो हम सर्च करके पढ़ते हैं ना, वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आप इसको सर्च करोगे, इसको आप सर्च करोगे स्फिग्मोमीटर को भी, इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार आपको सर्च करके देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि रुधिर दाब को सर्वप्रथम 1733 में घोड़ों में किसने मापा था? सबसे पहले रक्त दाब को यानी ब्लड प्रेशर को किसके अंदर मापा गया था? घोड़ों के अंदर मापा गया था, और वो किसके द्वारा मापा गया था वो आपको पूछा है। तो ध्यान रखना, एस हेल्स नाम का जो वैज्ञानिक था, एस हेल्स नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1733 में घोड़ों में अपना क्या मापा था? घोड़ों में सबसे पहले रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापा था। तो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त है, ध्यान रखना, एस हेल्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? बात कहाँ की है? फेफड़ों से हृदय तक पहुंचानी है, यानी फेफड़ों से, ये फेफड़े हैं हमारे और ये हमारा हृदय है, तो फेफड़ों से हृदय में जो रक्त आता है वो किसके द्वारा आता है? किसके द्वारा आता है? देखिए, फेफड़ों से जो हृदय के अंदर रुधिर आएगा ना, वो आएगा शुद्ध रुधिर। क्या आएगा? शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर आएगा। अब आपको पता है शुद्ध रुधिर का जो वहन है,
शुद्ध रुधिर का जो वहन है वो किसके अंदर होता है? धमनियों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? धमनियों के अंदर होता है। ये बात आपको पता है। और अशुद्ध रुधिर का जो वहन है वो किसके अंदर होता है? सीरा के अंदर होता है। लेकिन यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है, ये बात तो आप सभी को पता है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि फेफड़ों से हृदय में जो रुधिर आता है, फेफड़ों से हृदय में जो रुधिर आता है वो धमनियों के माध्यम से नहीं आता, वो सीरा के माध्यम से आता है। और उस सीरा का नाम होता है पल्मोनरी सीरा। क्या नाम होता है? पल्मोनरी सीरा होता है। देखिए यहां ये जो फेफड़ा होता है, फेफड़ों में रुधिर क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कैसे हो जाता है? क्योंकि फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन मिल जाती है किसके अंदर? खून के अंदर, और वो खून शुद्ध हो जाता है। फिर वो शुद्ध खून कहाँ जाता है? हृदय के अंदर जाता है। शुद्ध खून हृदय के अंदर जाता है। तो शुद्ध खून जाना किसके अंदर चाहिए था? धमनी के अंदर। लेकिन यहाँ पर धमनी उत्तर नहीं होगा, आपका यहाँ पर सीरा उत्तर होगा। और सीरा भी कौन सी? पल्मोनरी सीरा। तो पल्मोनरी सीरा एक सीरा का क्या है? अपवाद है, क्योंकि सीरा के अंदर अशुद्ध खून बहता है, लेकिन इस पल्मोनरी सीरा के अंदर कौन सा खून बहता है? शुद्ध खून बहता है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। तो फेफड़ों से हृदय की बात हुई है, फेफड़ों से हृदय के अंदर पल्मोनरी सीरा के द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी सीरा के द्वारा। और हृदय से फेफड़ों में जब जाएगा ना, हृदय से फेफड़ों में जाएगा, वो किसके द्वारा जाएगा? हृदय से फेफड़ों में जो जाएगा वो जाएगा पल्मोनरी धमनी के द्वारा। पल्मोनरी धमनी क्या करती है? हृदय से रुधिर को कहाँ भेजती है? फेफड़ों में भेजती है, फेफड़ों में। और पल्मोनरी सिरा क्या करती है? फेफड़ों से रुधिर को कहाँ भेजती है? हृदय में भेजती है। ये बात आप हमेशा के लिए याद रखना प्यारे साथियों, क्योंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी जो सिरा आपकी होती है वो एक अपवाद है ना। और अपवाद को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है अपवाद को पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन, कि रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? अब देखिए आपको फंसाने का काम कर दिया, यहाँ पर पल्मोनरी धमनी दे दी और पल्मोनरी सिरा दे दिया। हालांकि ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों उत्तर तभी काम करेंगे जब एक आपका क्या हो? फेफड़ा हो। ये दोनों काम कब करते हैं? जब फेफड़ा और हृदय की बात दे रखी हो। जब हृदय और फेफड़े की बात दे रखी हो तब तो आपके ये दोनों काम करेंगे पल्मोनरी वाले। और जब यहाँ पर हृदय या फेफड़े की बात नहीं दे रखी है तब आपका कौन काम करेगा? धमनी और सीरा काम करेगा, धमनी और सीरा काम करेगा। देखिए आपको पूछा है कि हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य, यहाँ पर फेफड़े की बात नहीं हुई, इसका मतलब पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सीरा उत्तर नहीं हो सकता, ना तो ये हो सकता और ना ये हो सकता। फिर बात आती है धमनियों और सीराओं की। अच्छा, सीराएं क्या करती हैं? अशुद्ध खून लेके जाती हैं। सीराएं अशुद्ध खून लेके जाती हैं और धमनियां कौन सा खून लेके जाती हैं? शुद्ध खून लेके जाती हैं। अब देखिए हृदय से अंगों तक खून जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? हृदय से अंगों तक। अब देखो ये हमारा फेफड़ा था, ये हमारा हृदय था, और ये मान लो हमारा पैर है, ठीक है। ये पैर हमारा एक अंग है, इस पैर को हम समझने के रूप में हम पैर को ले लेते हैं। अब देखिए ये हृदय है, तो फेफड़ों से हृदय में जो रक्त आएगा, फेफड़ों से हृदय में जो रक्त आएगा वो किसके द्वारा आएगा? वो पल्मोनरी सिरा के द्वारा आएगा। तो यहाँ से जो शुद्ध खून था, यहाँ पर जो शुद्ध खून था वो कहाँ पर आ गया? हृदय के अंदर आ गया। और हृदय क्या करेगा? उस शुद्ध खून को हमारे अंगों तक भेजेगा, उस शुद्ध खून को अंगों तक भेजने का काम करेगा। तो शुद्ध खून हमारे अंगों तक जाता है। कहाँ से? हृदय से। हृदय से शुद्ध खून अंगों तक जाता है, वो किसके द्वारा जाता है? धमनी के द्वारा, क्योंकि ये शुद्ध खून है और शुद्ध खून को कौन लेके जाती है? धमनी लेके जाती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें, भाई अंगों से रक्त, यहां से रक्त कहां जाए? यहां से रक्त जाए हमारे हृदय के अंदर, यहां से रक्त हमारे हृदय के अंदर चला जाए, यानी अंगों से रक्त हृदय में जाए, तो वो कौन लेके जाती है? वो लेके जाती है सीरा, क्योंकि हमारे अंगों से खून अशुद्ध हो जाता है और वो अशुद्ध खून हमारे हृदय में जाता है, हमारे हृदय में जाता है ना। और हमारे हृदय में जाता है खून अंगों से, तो वो कौन लेके जाती है? सीरा लेके जाती है। फिर वो अशुद्ध खून कहाँ चला जाता है? हमारे हृदय में। और उस अशुद्ध खून को शुद्ध करने के लिए हृदय क्या करता है? फेफड़ों तक भेजता है। तो वो किसके माध्यम से भेजता है? वो पल्मोनरी धमनी के माध्यम से भेजता है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना, अगर ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर सकता हूँ बात मेरी समझ में आई होगी, मेरी भावनाएं आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि मैं मेरी जो भावनाएं हैं वही आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। वरना आप इंटेलिजेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप बिल्कुल अनपढ़ नहीं हैं, है ना। तो मेरा काम सिर्फ आपको गाइडेंस देना है, मेरा काम सिर्फ आपको ऑथेंटिक चीज़ देना है। पढ़ना काम आपका है, समझाने का काम मेरा है और समझने का काम आपका है। उम्मीद कर सकता हूँ आप समझ गए होंगे इस बात को।
ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंगों से रुधिर को हृदय तक लाने का कार्य कौन करता है। कहाँ की बात है, अंगों से कहाँ आ रहा है, हृदय में आ रहा है। तो हृदय से अंगों में जो जाएगा वो तो कौन लेके जाएगी, धमनी लेके जाएगी, क्योंकि हृदय से अंगों में जो खून जाता है वो शुद्ध खून जाता है, इसलिए धमनी लेके जाती है। और अंगों से हृदय में जो लेके आता है वो अशुद्ध खून आता है, और अशुद्ध खून को कौन लेके आता है प्यारे साथियों, सीरा लेके आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये बात आप समझ चुके होंगे, उम्मीद कर सकता हूं आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कि हृदय से रुधिर को लंग्स यानी फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है। देखिए मैं आपको 4 क्वेश्चन बता चुका हूं ऐसे। यहाँ पर बात हृदय और फेफड़े की हुई है, हृदय और फेफड़े की हुई है, इसका मतलब या तो आपका पल्मोनरी सिरा उत्तर आएगा या फिर पल्मोनरी धमनी आएगा। ये आपके दोनों उत्तर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखना है आपको, हृदय से खून जा रहा है फेफड़े में और फेफड़े में शुद्ध होने के लिए जा रहा है। इसका मतलब हृदय से जो फेफड़े में खून जाएगा वो अशुद्ध खून जाएगा, और अशुद्ध खून को हृदय से फेफड़े में ले जाने का काम कौन करती है, धमनी करती है, पल्मोनरी धमनी। ये उल्टा होता है यहाँ पर, पल्मोनरी धमनी वैसे शुद्ध खून लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध खून को लेके जाने का काम करती है। ये बात आप समझ चुके होंगे। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं समझे हैं तो अब एक बार कमेंट कर दीजिए, ऑफलाइन में आपको फिर से अगली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है, ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आपको पहचानना है। देखिए पहला कथन आपको दे रखा है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, बिल्कुल सही बात है। अभी आपको मैंने बताया था सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, सबसे बड़ी धमनी पृष्ठ महाधमनी। देखिए महाधमनी दो होती है, एक तो हमारी पीठ की तरफ होती है पीछे की तरफ, और एक होती है आगे की तरफ, यानी हमारे फेफड़ों की तरफ आगे की तरफ, है ना, उसको बोलते हैं पृष्ठ महाधमनी, उसको बोलते हैं पृष्ठ महाधमनी, आगे की धमनी। तो ये जो पृष्ठ महाधमनी होती है ये सबसे बड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सी बिल्कुल सही बात दे रखी है। अच्छा, डी में क्या दे रखा है कि सबसे बड़ी सिरा पसस महासिरा। ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि आगे की जो धमनी और आगे की जो सिरा होती हैं, पृष्ठ महाधमनी और पृष्ठ महासिरा दोनों ही क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, सबसे बड़ी। धमनी भी पृष्ठ महाधमनी बड़ी होती है, और अगर सिरा की बात करते हैं तो पृष्ठ महासिरा क्या होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब ये बात क्या है, गलत है, और हमें गलत बात कोई छांटना था तो गलत हमारा कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे दे रखा है कि एकमात्र सिरा जिसको हम पल्मोनरी सिरा बोलते हैं, जिसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिरा के अंदर तो अशुद्ध जाता है, लेकिन एकमात्र सिरा ऐसी सिरा है पल्मोनरी सिरा जिसमें शुद्ध रुधिर जाता है, ये बात सही है। और एकमात्र धमनी जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी, ये अशुद्ध खून को लेके जाती है, ये भी सही बात है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, गलत हो जाएगा। असत्य हमें छांटना था, जो मैंने छांट के आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो एक बार आप वीडियो को शेयर कर देंगे। देखना चाहता हूं आप कितने बच्चे, कितने दोस्त आप अभी लाइव कर पाते हो, है ना, क्योंकि आपको शेयर करना है बस वीडियो को। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, तो ध्यान रखना इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावण है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। कौन सी ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन की अगर बात करते हैं तो अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से मधुमेह नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह नाम का रोग। एक नंबर बात, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी बेंटिंग और बेस्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा। बेंटिंग और बेस्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा, बेंटिंग और बेस्ट नाम के व्यक्तियों ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है पिट्यूटाइन हार्मोन, जो सभी ग्रंथियों के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इससे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी निकलता है जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है।
अंतःस्रावी ग्रंथि, और वो भी क्या होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि, और यहां से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। और इस थायरोक्सिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो हमारे गलगंट, घेंगा या फिर गाइटर रोग हो जाता है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है लीवर, जिसको हम यकृत भी बोलते हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि की बात अगर पूछे तो आपकी सबसे बड़ी कौन आ जाएगी, थायराइड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, तो अभी मैंने बताया है बेंटिंग और बेस्ट नाम के व्यक्तियों ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी मर्त माध्यम में, कोशिका की खोज की थी मर्त माध्यम में 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी, केंद्रक की। कोशिका केंद्र जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। और फोंटाना नाम का जो व्यक्ति है प्यारे साथियों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने खोज की थी केंद्रिका की। केंद्रिका की खोज की थी किसने, केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना नाम के व्यक्ति ने। केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा पूछा है आपको। सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत होता है। नाम छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। सबसे अधिक पाचन भी यहीं पर होता है। सबसे अधिक पाचन, पाचन भी सबसे अधिक छोटी आंत में होता है। सबसे लंबा भाग भी है, सबसे लंबा भाग भी है। इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर से 8 मीटर तक होती है। 7 से 8 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है ना, 22 से 23 फुट इसकी लंबाई होती है टोटल छोटी आंत की। यहां पर हम बात करते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, सबसे चौड़ा भाग आपका कौन होता है, आमाशय होता है। सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत होता है। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद आपसे कर सकता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग। इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो ध्यान आपको रखना है मधुमेह रोग। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। ठीक है, मधुमेह रोग होता है आपका किसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आपको बताना है कमेंट करके ऑफलाइन, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या है, ये दोनों आप बताओगे, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। इन दोनों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक कोई फायदे की बात नहीं है। और रिवाइज आपका हो सकता है, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे बिना देखे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो भी आप देख के बता सकते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, अग्न्याशय ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। देखिए अग्न्याशय ग्रंथि एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि ये ग्रंथि प्यारे साथियों एंजाइम भी स्रावित करती है और ये ग्रंथि हार्मोन भी स्रावित करती है। हार्मोन के रूप में क्या छोड़ती है, इंसुलिन हार्मोन छोड़ती है। इंसुलिन के साथ साथ में ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन भी छोड़ती है ना। ये तो हो गई आपकी हार्मोन छोड़ने वाली ग्रंथि की तरह। और मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम भी छोड़ती है, और एंजाइम हमेशा बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है वही छोड़ती हैं, है ना। तो एंजाइम छोड़ती है अग्न्याशय ग्रंथि। कौन कौन से एंजाइम छोड़ती है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एफ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी के सभी एंजाइम कौन छोड़ती है, अग्न्याशय ग्रंथि छोड़ती है। लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का एंजाइम पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। ये काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है ना, ये इसका सहयोगी होता है। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ये पेप्टिडेज जो है वो पेप्टाइड का क्या करता है, पेप्टाइड का पाचन करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका एफ बिल्कुल करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रसांकुरों का कार्य क्या है। अच्छा, रसांकुर क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रसांकुर क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। छोटी आंत जो हमारी होती है, छोटी आंत, छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है,
छोटी आंत मान लो ये है इस प्रकार से, छोटी आंत का एक भाग ले लिया मैंने, काट ली बीच में छोटी आंत को मान लो, और इसकी जो आंतरिक भित्ति है इसके ऊपर इस प्रकार से अंगुली के समान उभार पाए जाते हैं इस प्रकार से। इन्हीं उभारों को हम क्या बोलते हैं? प्रवर्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवर्ध। इन्हीं को हम प्रवर्ध बोलते हैं। और प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। और इन्हीं रसांकुरों को बिलाई नाम कहा जाता है, बिलाई, इन्हीं को ही बिलाई बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम बोलते हैं। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम बोलते हैं, है ना, दीर्घ रोम। अब देखो ये जो रसांकुर होते हैं, ये जो बिलाई होते हैं या फिर जो दीर्घ रोम होते हैं, वो क्या करते हैं? भी छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है, भोजन का क्या हो गया? पाचन हो गया। अब जो पचित भोजन है वो हमारे अंगों तक जाता है, पूरे शरीर में चला जाता है। वो किसके माध्यम से जाता है? वो इसी रसांकुरों के माध्यम से जाता है, क्योंकि इस रसांकुरों के ऊपर क्या लगी होती हैं? रक्त की नलिकाएं लगी होती हैं, रक्त की कोशिकाएं लगी होती हैं। जब इसके पास खून आता है तो वो खून क्या करता है? उस पचित भोजन को अपने अंदर घोल के और पूरे शरीर में ले जाता है। तो ये रसांकुर क्या करते हैं? उस पचित भोजन को, मान लो ये पचित भोजन है, तो उस पचित भोजन को अवशोषित करने का काम करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं। जब ये पूरा खत्म हो जाता है, जब यहाँ पर जो पचित भोजन है वो सारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो पचित भोजन था ना, वो सारा का सारा इन्होंने क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। और वो भोजन कहाँ चला गया? खून के माध्यम से हमारे शरीर में चला गया। तो फिर हमारी ये छोटी आंत खाली हो जाती है, फिर हमें लगती है भूख। और जब भूख लगती है तो आपके पेट में से एक आवाज़ आती है, आती कि नहीं आती? तो वो आवाज़ जो है ना, वो आवाज़ बिलाई करते हैं। कौन करते हैं? बिलाई करते हैं। अगर हम बात करें हमारी भाषा में, यानी राजस्थान की जो चूरू जिले की भाषा है, उसमें बोलते हैं बिलिया। क्या बोलते हैं? बिलिया, बिलिया बोलना। तो बिलिया, बिलिया नहीं होता, वो बिलाई होता है, बिलाई बोलना। तो बिलाई बोलती क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? पाचन तंत्र के अंदर या छोटी आंत के अंदर पचित भोजन चला गया। अब वहाँ पर भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर को पूरे दिन आवश्यकता रहती है। इसका मतलब वो अपना काम करने के, जब काम करते रहते हैं तो वो बोलते हैं, जब उनको क्या नहीं मिलता? भोजन नहीं मिलता। इस प्रकार से कुछ आपको याद रखना है। तो ये क्या करते हैं? अवशोषण करने का काम करते हैं, है ना, अवशोषण करने का काम करते हैं आपके रसांकुर। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं में होता है? वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं में होता है? अब देखिए, वसा होती क्या है वो मैं आपको बता दूं। वसा जो होती है वो एक प्रकार की चिकनाई होती है। वसा जो होती है वो क्या होती है? चिकनाई होती है, चिकनाई। अब चिकनाई को अवशोषित करने के लिए एक विशेष कोशिका होती है, इसको अवशोषित करने के लिए एक विशेष कोशिका होती है, और उस कोशिका को बोलते हैं लेक्टियल कोशिका या फिर लसिका कोशिका। वसा यानी चिकनाई को अवशोषित करने के लिए एक कोशिका होती है आपकी लेक्टियल कोशिका, जो आपकी छोटी आंत में ही पाई जाती है। यानी इस लेक्टियल कोशिका के बिना आपके जो रसांकुर होते हैं, रसांकुर किसका अवशोषण नहीं कर पाते? रसांकुर चिकनाई का अवशोषण नहीं कर पाते। तो इस चिकनाई को अवशोषित करने के लिए, चिकनाई को अवशोषित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, और उन कोशिकाओं को बोलते हैं लेक्टियल कोशिका या फिर लसिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि आपको चिकनाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा क्या है? एक्टिव नहीं रह पाती हैं, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाती हैं, जिसके कारण इसका अवशोषण नहीं होता है। और जब इसका अवशोषण नहीं होगा तो वो जो वसा है वो हमारे मोटापे का कारण बनती है ना। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़ी आंत जो है ना, देखिए छोटी आंत, ये मान लो हमारी छोटी आंत है, छोटी आंत में जो भोजन पच गया तो उस पचित भोजन को क्या कर लेते हैं? रसांकुर अवशोषित कर लेते हैं और उसको पूरे शरीर में भेज देते हैं। और जो भोजन अपचित होता है, उस अपचित भोजन को छोटी आंत कहाँ भेज देती है? बड़ी आंत में भेज देती है। कहाँ भेज देती है? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत उसको क्या करती है? उस अपचित भोजन में से जो पानी होता है, जो जल होता है, उसको तो अवशोषित कर लेती है। यानी जो बड़ी आंत है वो अपचित भोजन में से जल को तो अवशोषित कर लेती है, और उस अपचित भोजन को कठोर पदार्थ के रूप में बदल देती है, और उस कठोर पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मल बोलते हैं। तो कहने का मतलब बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करने का काम करती है। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती है। तो यहां पर पाचन, ये गलत और ये भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल का अवशोषण कौन करती है? आपकी बड़ी आंत करती है। अगला क्वेश्चन, मल में से
दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण आती है? यानी जो मल होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होता है जो शरीर से बाहर छोड़ा जाता है उसको मल बोलते हैं। तो उसमें जो दुर्गंध आती है वो किसकी उपस्थिति के कारण आती है? तो जो मल होता है प्यारे साथियों, उसके अंदर इंडोल और स्केटोल नाम के दो पदार्थ पाए जाते हैं। इंडोल और स्केटोल नाम के दो पदार्थ पाए जाते हैं जिनके कारण उनमें से क्या आती है? बदबू आती है। उनमें से क्या आती है? दुर्गंध आती है, इंडोल और स्केटोल पदार्थों के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, आपको ये पूछ ले कि मल का पीला रंग किसके कारण होता है? मल का पीला रंग किसका? मल का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना, स्ट्रकोबिलिन के कारण। स्ट्रकोबिलिन के कारण। स्ट्रकोबिलिन कहाँ से निकलता है प्यारे साथियों? ये निकलता है बिलीविरडिन से, बिलीरुबिन से, सॉरी बिलीविरडिन। बिलीविरडिन एक क्या होता है? वर्णक होता है। वर्णक का मतलब रंग पैदा करने वाला। रंग पैदा करने वाला एक वर्णक, जिसको हम वर्णक बोलते हैं, रंग पैदा करने वाला, जिसका नाम है बिलीविरडिन। ये बिलीविरडिन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है पित्रस से। कहाँ से निकलता है? पित्रस से निकलता है। तो ये जो बिलीविरडिन वर्णक है, जब ये टूटता है तो दो पदार्थ बनाता है। एक तो आपका बनाता है स्ट्रकोबिलिन, और इस स्ट्रकोबिलिन के कारण आपका मल का रंग पीला होता है। और जो मूत्र का पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग, वो किसके कारण होता है? वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। तो ये जो यूरोक्रोम है ये इसका दूसरा पार्ट होता है। पहला पार्ट तो स्ट्रकोबिलिन और दूसरा पार्ट क्या होता है? यूरोक्रोम। ठीक है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यूरोक्रोम किस वर्णक से उत्पन्न होता है? तो बिलीविरडिन नाम के वर्णक से उत्पन्न होता है। और बिलीविरडिन वर्णक कहां पर पाया जाता है? तो पित्तरस में पाया जाता है। पित्तरस कहां पर बनता है? तो यकृत में बनता है। कहां पर बनता है? यकृत यानी लीवर में बनता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए, तो उम्मीद कर सकता हूं आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अगला क्वेश्चन है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है जो बड़ी आंत के किस भाग में पाया जाता है? किस भाग से जुड़ा होता है? जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म जो अपेंडिक्स है वो बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ा होता है? देखिए, इस प्रकार से हमारी बड़ी आंत बनी होती है। इस प्रकार से हमारी बड़ी आंत बनी होती है। इस प्रकार से बड़ी आंत हमारी बनी होती है। यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है? मलाशय होता है ये इस प्रकार से। और ये भाग इस प्रकार से, ये जो भाग नहीं, ये भाग, इस भाग को हम बोलते हैं सिक्कम भाग। क्या बोलते हैं? सिक्कम भाग बोलते हैं। जो हमारा क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। कहने का मतलब ये कोई काम नहीं करता, सिक्कम भाग कोई काम नहीं करता। और इसके नीचे एक इस प्रकार का लंबा सा इस प्रकार से क्या होता है? एक नुकुला सिरा से निकला होता है। और इसी नुकुले सिरे को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये हमारा अवशेषी अंग होता है जो किससे जुड़ा होता है? सिक्कम भाग से जुड़ा होता है। और सिक्कम भाग में ही सेलुलोज का पाचन होता है। सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है? सिक्कम भाग में होता है। इसीलिए मनुष्यों के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता और सेलुलोज पाया जाता है घास के अंदर। इसलिए अगर हम घास खाएंगे तो हमारे शरीर में इस घास का पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में सिक्कम भाग अक्रिय है, मतलब काम नहीं करता वो। अच्छा, कभी कभी ये जो अपेंडिक्स है ये बड़ा हो जाता है, इसकी लंबाई बढ़ने लगती है। इसकी जब लंबाई बढ़ेगी तो हमारे पेट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। और उस दर्द को एक रोग के नाम से जाना जाता है। उस रोग को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और फिर क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करता है, जिसको हम अपेंडिक्स का क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन। तो वो क्या करता है? इसको काट देता है। अगर इसको वो काट देगा ना तो हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोई काम नहीं करता, इसलिए इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो सारे इफेक्ट आपको समझ में आए होंगे। मैं मेरी तरफ से सारे इफेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। फिर भी बहुत सारे दोस्त हैं वो तो इसको पसंद करते हैं, लेकिन 100 में से एक दोस्त है वो पसंद नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, मैं एक के लिए काम नहीं करता, मैं 100 जो मुझे पसंद करते हैं ना उन्हीं के लिए काम करता हूँ। हाँ, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मम्प्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? मम्प्स नाम की जो बीमारी है उसमें कौन सी ग्रंथि सूज जाती है, कौन सी ग्रंथि में जलन होती है, कौन सी ग्रंथि में दर्द होता है? तो मम्प्स जो है वो एक प्रकार की लार ग्रंथि में होने वाला रोग है। और ये जो पेराटिड ग्रंथि है वो एक प्रकार की लार ग्रंथि है। ये क्या है? एक प्रकार की लार ग्रंथि। और ये किस साइड पाई जाती है? ये हमारे
कानों की तरफ पाई जाती है। किसकी तरफ पाई जाती है? कानों की तरफ, यानी हमारे मुंह के अंदर कानों की तरफ पाई जाती है पैराटिड ग्रंथि, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपकी पैराटिड ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपकी क्या है? पैराटिड ग्रंथि है। तो इसी पैराटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। कौन से रोग के कारण? मम्प्स बीमारी के कारण इसमें सूजन आ जाती है, इसमें दर्द होने लगता है, इसमें जलन होने लगती है। तो उस बीमारी को हम क्या बोल देते हैं? मम्प्स की बीमारी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग, त्वचा आंतरिक अंग नहीं है क्योंकि ये तो बाहरी अंग हो गया। थायराइड ग्रंथि ये बड़ी नहीं है, ये तो अंतःस्रावी के रूप में बड़ी है, अंतःस्रावी के रूप में। अग्न्याशय ग्रंथि भी बड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा हो गया? लीवर हो गया। लेकिन यहीं पर पूछ लेता कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब आपका उत्तर क्या हो जाता? थायराइड ग्रंथि हो जाता। लेकिन अब आपका उत्तर क्या होगा? लीवर होगा। त्वचा होता है सबसे बड़ा अंग, लेकिन ये हमारा बाहरी आवरण होता है, न कि अंदर का। अंदर आंतरिक अंग पूछा है आपको, तो लीवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस में पाई जाती है? सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस में पाई जाती है? तो सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन का मतलब मरम्मत होना, मरम्मत, मरम्मत। सबसे अधिक जल्दी मरम्मत किसकी होती है? तो सबसे जल्दी जो मरम्मत होती है वो लीवर की होती है। सबसे जल्दी मरम्मत आपकी लीवर की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? मस्तिष्क की। सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है और सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता आपकी लीवर में होती है। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि विषाक्त यानी जहरीला भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? भाई हमारा भोजन कभी कभार क्या हो जाता है? विषाक्त हो जाता है, कभी कभार विषाक्त हो जाता है। तो उसको अविषाक्त करने का काम कौन करता है? तो लीवर करता है। इसीलिए कोई व्यक्ति जहर खा के जो मर जाता है, जो व्यक्ति जहर खा के मर जाता है, तो उसके जहर खाने की जो पुष्टि है वो कहाँ से होती है? लीवर से होती है ना। तो जहर से संबंधित आपका जो भाग है वो क्या है? लीवर है। कभी कभी हम जहरीला भोजन खा लेते हैं, तो उसको अविषाक्त करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में आपको पीछे बता चुका हूं। मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम छोड़ती है, हार्मोन छोड़ती है, मैं सारी बात बता चुका हूं। रेनिन जो एंजाइम है प्यारे साथियों, रेनिन एंजाइम आपकी छोड़ती है कौन सी ग्रंथि? रेनिन एंजाइम आपका छोड़ता है आमाशय। कौन छोड़ता है? आमाशय छोड़ता है, आमाशय। और रेनिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, सिर्फ बच्चों में उत्पन्न होता है। और ये जो HCl है, HCl क्या करता है? ये भी आमाशय से निकलता है, ये भी आमाशय से निकलता है। आमाशय में निकलता है एक जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और उसी जठर रस में आपका HCl पाया जाता है। ये HCl क्या करता है? जो एंजाइम एक्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उनको सक्रिय करने का काम करता है, भोजन को कीटाणु रहित बनाता है। ये इस HCl के कार्य होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? बड़ी आंत का भाग नहीं है पूछा है आपसे, तो बड़ी आंत का भाग कौन सा नहीं है? देखिए ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है इलियम, इलियम जो है ना, इलियम, ये आपका छोटी आंत का भाग है। ये आपका क्या है? छोटी आंत का भाग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तीन भाग सिक्कम, कोलेन और रेक्टम, ये तीनों के तीनों आपके किसके होते हैं? ये तीनों के तीनों आपके बड़ी आंत के भाग होते हैं। ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। ठीक है, इलियम हो गया, ग्रहणी है ना, क्षुद्रांत्र, मध्यांत्र, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं? ये सभी के सभी आपके छोटे आंत के भाग होते हैं। डेडुनम, जेजुनम, इलियम ना, ये तीन पार्ट होते हैं। इलियम, डेडुनम, डेडुनम और एक होता है जेजुनम। ये आपके तीन भाग होते हैं। ये किसके होते हैं? छोटी आंत के। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिच्छू में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है? किसके अंदर? बिच्छू के अंदर। बिच्छू के अंदर कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए फुफ्फुस जो है ना, फुफ्फुस यानी फेफड़ा, फेफड़े से श्वसन कौन करता है? तो फेफड़ों से श्वसन करता है मनुष्य। ऊंट, भैंस, बकरी ये फेफड़ों से करती हैं। अच्छा, गिल्स यानी गलफड़ों से कौन करता है? गिल्स यानी गलफड़ों से करती है आपकी मछली। कौन करती है? मछली। ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया, उससे आपके मगरमच्छ वगैरह
पक्षी वर्ग जो होता है ना, पक्षी वर्ग, वो ट्रेकिया यानी श्वास नली से क्या करता है, श्वास नली से आपका श्वसन करता है ना, पक्षी वर्ग वगैरह। अब ये जो बिच्छू होता है, बिच्छू में कौन सा श्वसन अंग पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यानी बिच्छू जो है ना, उसके अंदर छोटे छोटे फेफड़े के समान पाए जाते हैं छोटे छोटे अंग, जिससे वो श्वसन करता है, उसको कहा जाता है बुक लंग्स, है ना, बुक लंग्स उनका नाम होता है, उन अंगों का बुक लंग्स नाम होता है जिसके द्वारा बिच्छू श्वसन करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन की। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जंतु जो अनोक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन दर्शाते हैं, वो यह कहां पर दर्शाते हैं, ये आपसे पूछा है कि अनोक्सी श्वसन कहां पर दर्शाया जाता है। तो अनोक्सी श्वसन हमारी पेशियों के अंदर होता है, अस्केरिसिस में भी होता है, और यीस्ट के अंदर भी क्या होता है, आपका अवायवीय श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। हमारी पेशियों में अवायवीय अवायवीय श्वसन होता है, जिसके कारण हमारे पेशियों के अंदर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। कौन सा अम्ल बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमें थकान का अनुभव होता है, और क्या होता है, दर्द होता है, और हमारे पेशियों में ऐंठन आ जाती है यानी क्रैम्प आ जाता है। ठीक है, तो यीस्ट अस्केरिस और आपका पेशियां, तीनों के अंदर कौन सा आपका श्वसन होता है, तो अवायवीय श्वसन होता है, ध्यान रखना, तीनों के अंदर आपका अवायवीय श्वसन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुसीय आवरण, फुफ्फुसीय आवरण को क्या कहा जाता है, फुफ्फुसीय आवरण को क्या कहा जाता है। फुफ्फुस का आवरण, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, और आवरण का मतलब उसके चारों ओर की झिल्ली। तो फेफड़ों के चारों ओर की जो झिल्ली होती है उसको कहा जाता है प्लूरल झिल्ली। क्या कहा जाता है, प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि चलो ठीक है, फुफ्फुसीय आवरण तो आपका हो गया प्लूरल झिल्ली, लेकिन एक्टोडर्म क्या है। एक्टोडर्म आपका त्वचा की बाहरी परत, त्वचा की क्या होती है, बाहरी परत, त्वचा की जो बाहरी परत है, आपके शरीर पर जो आपकी चमड़ी है ना, वही आपकी क्या है, एक्टोडर्म है, वही क्या है, आपकी एक्टोडर्म है, ध्यान रखना। अच्छा, पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम जो है ना, पेरिटोनियम ये आपका आमाशय का आंतरिक स्तर होता है, आमाशय का आंतरिक स्तर, आमाशय का जो स्तर होता है वो क्या कहलाता है, पेरिटोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरिटोनियम। एक होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये जो पेरिकार्डियम होता है ये आपका हृदय का बाहरी आवरण होता है, हृदय का बाहरी आवरण, हृदय का बाहरी आवरण आपका पेरिकार्डियम कहलाता है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनुष्य के दाएं एवं बाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या कितनी होती है, यानी कितने कितने पिंड पाए जाते हैं, कितने कितने भाग पाए जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हमारा एक फेफड़ा है, ये हमारा दूसरा फेफड़ा है। ठीक है, इस फेफड़े को बोलते हैं बायां फेफड़ा, इसको बोलते हैं दायां फेफड़ा, इसको हम बोलते हैं दायां फेफड़ा। ऊपर से आती है आपकी श्वास नली, वो इस प्रकार से दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, इस प्रकार से दो भागों में, एक भाग इसमें, एक इसमें चली जाती है, एक भाग इसमें चला जाता है। फिर आगे चल करके ये जो भाग है ना, ये भाग यहाँ पर 3 भागों में बंट जाता है। यहाँ पर कितने भागों में बंटता है, 3 भागों में। यहाँ पर बंटता है कितने भागों में, 3 भागों में, ध्यान रखना। यहाँ पर वो 3 भागों में बंट जाता है, यहाँ पर वो 3 भागों में बंट जाता है, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। इसका मतलब दाएं फेफड़े में आपके कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, 3 पिंड हो गए। और बाएं फेफड़े की बात करते हैं तो बाएं फेफड़े में ये कितने भागों में बंटता है, तो बाएं फेफड़े में ये 2 भागों में बंटता है, एक इस भाग में, एक यहाँ पर। तो बाएं फेफड़े में आपके 2 पिंड होते हैं और दाएं फेफड़े में आपके कितने पिंड होते हैं, 3 पिंड होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पहले आपको दे रखा था दायां, तो दाएं में आपके 3 होते हैं, और बायां 2 नंबर पर दे रखा था, तो दूसरे पर आपका 2 नंबर ये रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं। स्वर रज्जु मतलब जो आवाज पैदा करते हैं, जो आवाज पैदा करते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं। अब आवाज कहां से निकलती है, कंठों से निकलती है। कहां से निकलती है,
कंठों से। और कंठों को हम क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ को स्वर यंत्र बोलते हैं। इसका मतलब हमारे स्वर रज्जु कहाँ पर पाए जाते हैं? स्वर रज्जु लेरिंक्स यानी स्वर यंत्र में पाए जाते हैं, हमारे कंठों में पाए जाते हैं। ठीक है, स्वर रज्जु जो आवाज पैदा करते हैं। समझ में आ गया होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक बात आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में? गर्सनी के बारे में। ये जो गर्सनी है ना, गर्सनी, ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का सम्मिलित भाग है। श्वसन प्लस पाचन तंत्र दोनों का क्या है? सम्मिलित भाग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, संयुक्त भाग है, कॉमन भाग है। अगला क्वेश्चन, यहां तक कि जब श्वास नली में वायु नहीं होती है तो भी वो आपस में चिपकती नहीं है, यह किसकी उपस्थिति के कारण नहीं चिपकती है? ये बात आपसे पूछी है। तो भी जो श्वास नली होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण आपस में नहीं चिपकती है जब उसके अंदर वायु नहीं होती है? तो आपको पता है हमारी जो श्वास नली होती है ना, श्वास नली के ऊपर इस प्रकार से सी आकार के क्या पाए जाते हैं? उपास्थि वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपास्थि वलय। उपास्थि वलयों के कारण, उपास्थि छल्ले बोलते हैं उनको, उपास्थि छल्ले या फिर उपास्थि वलय भी बोलते हैं। तो इन उपास्थि वलयों के कारण क्या है? श्वास नली आपस में चिपकती नहीं है जब इसके अंदर क्या नहीं होती है? हवा नहीं होती है, वायु नहीं होती है तब। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन की। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मानव फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? मानव के जो फेफड़े होते हैं, मानव का ये जो फेफड़ा है इसके अंदर इस प्रकार से श्वसनी आती है, वो 3 भागों में इस प्रकार से बंटती है, दाएं फेफड़े में। और बाएं फेफड़े में कितने भागों में बंटती है? 2 भागों में। तो यहाँ पर इस प्रकार की कुपिकाएं पाई जाती हैं, इस प्रकार की कुपिकाएं, यानी इस प्रकार की कुपिकाएं पाई जाती है, मतलब डंबल से पाई जाती है इस प्रकार की। तो ये दोनों फेफड़ों में मिलाकर के कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? तो दोनों फेफड़ों में इनकी संख्या होती है 200 से 300 मिलियन। 200 से 300 मिलियन। यानी कहने का मतलब ये जो कुपिकाएं होती हैं, ये जो कुपिकाएं होती हैं, अगर इन कुपिकाओं को हम क्या कर दें? इस प्रकार से खोल के, इस प्रकार से इनको खोल के बिछा देना, इस प्रकार से बिछा दें, तो ये क्या करेंगी? ये 80 वर्ग मीटर का स्थान घेर लेंगी। यानी कहने का मतलब 80 मीटर इधर, 80 मीटर इधर, 80 मीटर इधर और 80 मीटर इधर, यानी 80 वर्ग मीटर का स्थान घेर लेती हैं ये। यानी हमारा जो स्टेडियम होता है क्रिकेट का स्टेडियम, उससे भी ज्यादा जगह ये क्या कर लेती हैं? घेर लेती हैं, एक चादर सी बन जाती है। और ये सारी की सारी कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे फेफड़े में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? फेफड़े में। और यहीं से क्या होता है? इन्हीं कुपिकाओं से क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, लेन देन यहीं से होता है। यहीं से क्या होता है? लेन देन होता है। तो कुपिकाएं क्या काम करती हैं? कुपिकाएं श्वसन के लिए स्तय प्रदान करने का काम करती हैं, स्थान प्रदान करने का काम करती हैं, क्योंकि ये स्थान, बहुत ज्यादा स्थान दे दिया इन्होंने। कितना? 80 वर्ग मीटर का। ये बात मैं आपको अगले वीडियो में और बताऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि अभी हमारा उत्सर्जन श्वसन तंत्र स्टार्ट हुआ है, तो इसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। उम्मीद कर सकता हूँ आज के ये जो 60 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको करवाए हैं वो समझ में आपको आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर करेंगे आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।